खम्मा गणी शब्दारंभ के इंटरव्यू सीरीज बातों बातों में आज स्वागत है डॉक्टर दुर्गा प्रसाद जी अग्रवाल सर का, जो जाने माने शिक्षाविद, आलोचक व टिप्पणीकार रहे हैं, जिनकी साहित्य रुचिता व सौंदर्य बोध से हम सभी वाकिफ हैं। तो नमस्कार है डीपी सर आपका। नमस्ते आशीष। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है नमस्ते कि सर। शब्दावली में आप मुझसे संवाद कर रहे हैं। आपने मुझे इसके लिए चुना, ये मेरे लिए बहुत हर्ष की बात है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी बातचीत जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन्हें अच्छी लगेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। डीपी सर, आज हम उपस्थित हुए हैं डीपी सर के बारे में बात करने के लिए। डीपी सर, जिन्होंने हिंदी अध्यापन के साथ साथ एक हिंदी अध्यापन के समानांतर एक साहित्यकार और आलोचक की दोहरी भूमिका निभाई है। तो सर, कैसी रही आपकी यात्रा? आशीष, यात्रा तो बहुत अच्छी रही है और मैं अपनी इस यात्रा से बहुत संतुष्ट हूं। देखो, मैं थोड़ा सा लंबा उत्तर हो जाएगा ये, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जितना छोटा हो सके मैं अपनी बात कहूं। मेरा जन्म और मेरा पालन पोषण एक व्यापारी परिवार में हुआ, जिसका साहित्य से और पढ़ने लिखने से कोई ताल्लुक नहीं था। आप कल्पना भी कर सकते हैं कि उस जमाने में मेरे माँ बाप लगभग निरक्षर थे और पिता व्यवसायी थे, तो घर में क्या वातावरण रहा होगा। जैसे तैसे मैंने बीए पास कर लिया और संयोग कुछ इस तरह के बनते गए कि मैंने एमए हिंदी में प्रवेश ले लिया। और एमए हिंदी में न केवल प्रवेश लिया, स्वर्ण पदक के साथ एमए हिंदी मैंने उत्तीर्ण कर लिया। ये बात भी मैं ये कहूं कि तब तक मेरा मन व्यापार में लग नहीं रहा था। करना तो था, पिता का निधन हो गया था, उस व्यापार को संभालना था, लेकिन मन नहीं लग रहा था। और इधर जब एमए हिंदी मैंने कर लिया, और वो बड़ा अच्छा जमाना था आशीष, 1967 की बात कर रहा हूं मैं। नौकरी बड़ी आसानी से मिल जाती थी। एक अर्जी डाक से भेजी और डाक से आपको नियुक्ति पत्र मिल गया। इतना अच्छा जमाना। तो मैं लेक्चरर बन गया और उसके बाद धीरे धीरे ये सब चलता रहा। 1967 में मैं हिंदी का प्राध्यापक बना और 2003 में उस सेवा से मैं निवृत्त हुआ। अपनी सेवा में जहां सर्वोच्च जहां तक हम पहुंच सकते थे वहां तक मैं पहुंचा। ये तो यात्रा का एक पक्ष रहा। पढ़ाने को मौका मिला, पढ़ाना मेरे मन का काम रहा। मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आया, मेरे विद्यार्थियों को भी बहुत मजा आया। और आप एक बात जान लीजिए, कोई काम करते हुए जब आपको मजा आता है तो जो सामने वाला होता है उसको भी मजा आता है। और मुझे तो अपनी हर क्लास में जाते वक्त ये लगता था कि आज मुझे बहुत मजा आ रहा है, और कभी कभी ये भी लगता था कि आज बात बनी नहीं है। ये तो होता ही है, आप रोज काम करते हैं तो कभी अच्छा होता है, कभी बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। नहीं होता है। लेकिन मैंने अपने पढ़ाने को बहुत एंजॉय किया। ये बात मुझे अब और इसलिए महसूस होती है कि अब फेसबुक पर और दूसरे सोशल मीडिया पर मेरे बहुत सारे पुराने विद्यार्थी मुझे अब मिलते हैं, और वे लोग उन दिनों को याद करते हैं। और अगर वे आ, उन दिनों की तारीफ करते हैं आज जब हमारा कोई सजीव रिश्ता नहीं है, तो मुझे लगता है कि मैंने ठीक ही पढ़ाया होगा। तो एक तो हिंदी पढ़ाने का काम मैंने किया। पढ़ाने के साथ साथ कुछ इस तरह के संयोग बनते गए, कुछ अच्छा साथ मिला कि मैं थोड़ा बहुत लिखने भी लगा। अब ये जरूरी नहीं है कि हर अध्यापक लिखे ही। आपका काम पढ़ाना है, आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे संयोग बनते गए कि मैं आलोचना के क्षेत्र में आ गया। मुझे ऐसे गुरु लोग मिले जो कथा आलोचना के शिखर थे। दो लोगों का नाम मैं विशेष रूप से याद करूं, डॉक्टर देवराज उपाध्याय हिंदी में मनोवैज्ञानिक आलोचना के पुरोधा माने जाते हैं। मुझे उनका शिष्य रहने का सौभाग्य मिला। और दूसरे थे डॉक्टर नवल किशोर, जिन्हें हमने कोरोना काल में खोया। वे हिंदी कथा आलोचना के बहुत बड़े हस्ताक्षर थे और मैं उनका बड़ा प्रिय विद्यार्थी था। तो कुछ शायद यही रहा होगा कि इनका मेरे मन पर कहीं असर पड़ा और मैं भी कथा की आलोचना के क्षेत्र में प्रवृत्त हुआ। तो मैंने कथा आलोचना के क्षेत्र में थोड़ा बहुत काम किया। थोड़ा बहुत इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं जानता हूं हिंदी में कितने सारे लोग हैं, कितना बड़ा बड़ा काम करते हैं, उनके सामने मैं कुछ भी नहीं हूं। लेकिन थोड़ा बहुत हाथ पांव मैंने चलाया, कुछ काम किया।
इसी के साथ दूसरा काम मैंने अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद का खूब किया, और सभी तरह का साहित्यिक अनुवाद, पत्रकारीय अनुवाद और तकनीकी अनुवाद, ये तीनों तरह के काम मैंने किए। और तीसरा, कुछ यात्रा वृत्तांत मैंने लिखे। और चौथा, इन दिनों जो मैं कर रहा हूं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विषयों पर मैं लगातार टिप्पणियां और स्तंभ लिख रहा हूं। तो ये मेरी छोटी सी यात्रा है। सर आपकी यात्रा छोटी तो नहीं कह सकते सर, पर प्रेरक और काफी सर सुंदर यात्रा है। सुंदर बेशक है। सुंदर है। तो सर जैसे नामवर सिंह जी ने कहा था कि आपके ही क्षेत्र के सर एक बहुत बड़े आलोचक हुए नामवर सिंह जी, बिल्कुल। जो सर पहले शुरुआत में कविता, एक कवि के रूप में उन्होंने अपना साहित्य परिचय दिया, और वह नामवर सिंह पुनीत के नाम से अपनी कविताएं लिखते थे सर। जी। फिर धीरे धीरे सर वो आलोचना के क्षेत्र में गए सर। हाँ। तो सर आपके आप भी सर शुरुआत में सर साहित्यकार से सीधा आलोचना में ले जाने में आपका सर सीधा श्रेय सर आपके गुरुजनों को जाता है। बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि मैं अपने गुरुजन से ही ये ले सका संस्कार। लेकिन आपने तो बहुत बड़े नाम की बात की है, संगीत वालों की तरह से मैं भी कान को हाथ से पकड़कर नामवर जी को याद करूं। लेकिन ये भी एक संयोग है कि मेरी जो पहली रचना प्रकाशित हुई वो एक कविता थी। शुरू में कुछ कविताएं लिखी, शुरू में कुछ कहानियां लिखी, लेकिन धीरे धीरे मैं तो, सच बात ये कि मेरी रुचि भी अब बिल्कुल नहीं है। कहानियां मैं खूब पढ़ता हूं, उपन्यास खूब पढ़ता हूं। अब बहुत अच्छी कविता लग जाती है तो पढ़ भी लेते हैं, ऐसा नहीं है कि कविता से कोई दुश्मनी है, लेकिन मन कविता में नहीं लगता है। एक मजेदार बात आशीष ये बताऊं कि मैंने ये जो 35 साल अध्यापन किया, 35 में से कोई 30 साल तो अध्यापन किया, 5 साल प्रशासनिक काम जब किया तब अध्यापन नहीं किया। तो इन 30 सालों में मुझे कभी कविता पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी। हम लोग जो साथी रहे, हमारी ऐसी बढ़िया टीम थी कि कविता के विशेषज्ञ हमारे साथ अलग थे और अलग अलग चीजों के थे। तो मुझे कहानी और उपन्यास और यही सब पढ़ाने का मौका मिलता रहा। तो न कविता मैंने पढ़ाई, न कविता मैंने ज्यादा पढ़ी, लेकिन शुरू उस कविता से किया। आपकी भी शुरुआत सर कविता से ही हुई। सर तो जैसे ये दोहरी जिम्मेदारी थी कि एक शिक्षक होने के साथ साथ एक साहित्य में, तो सर ये एक आनंद की यात्रा तो थी, पर सर उसी के साथ साथ एक जटिल प्रक्रिया भी थी सर। हाँ, आप ये कह सकते हैं। लेकिन आशीष, एक तो देखो, जो अध्यापन का काम है वो दूसरे कामों की तुलना में ऊपरी तौर पर आपको लगेगा कि कम समय लेने वाला काम है। अगर आप मैं जब पढ़ाता रहा तो 4 पीरियड मुझे दिन में पढ़ाने होते थे। 4 पीरियड का मतलब 3 घंटे। कुल मिलाकर आपको दिखाई देने वाला काम तो 3 घंटे का ही करना है। कॉलेज में 5-6 घंटे आपको कुल मिलाकर रहना है। दूसरी नौकरियों की तुलना में आपके पास समय बहुत होता है। अब ये अलग बात है कि वो समय होना जरूरी है। पढ़ाने के लिए आपको खूब पढ़ना पड़ता है, और मैंने खूब पढ़ा। लेकिन आप भौतिक रूप से जहां काम कर रहे हैं वहां आपको कम समय रहना पड़ता है, तो आपको बहुत समय मिल जाता है अपनी रुचि को पालने पोसने के लिए। तो आलोचना का काम करने के लिए, पढ़ने के लिए, और मैं पढ़ ही तो रहा था। अब अगर प्रेमचंद का गोदान में पढ़ा रहा हूं तो गोदान को पढ़ भी रहा हूं, गोदान पर 10 किताबें मैं पढ़ भी रहा हूं, और कुछ चीजें मैं अपने मन से भी पढ़ रहा हूं। वो सब जो पढ़ना है वो मेरे पढ़ाने को भी समृद्ध कर रहा है, और पढ़ाकर जो मैं ज्ञान अर्जित कर रहा हूं, पढ़ाना भी अपने आप को समृद्ध करना होता है। आप जब विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, और देखो पढ़ाने में एक बड़ी अच्छी बात ये होती है कि आप हर बार नया पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आज मैंने अगर एक कहानी पढ़ाई है तो अगले साल भी उस कहानी को वैसे ही पढ़ाऊंगा, अगले साल मेरा पढ़ाना बदल जाएगा। तो हर बार हम लोग अपने में कुछ होते हैं, कुछ संपादित करते हैं, वो होता रहा। तो इस तरह से अध्यापन के साथ मुझे लगता है आलोचना कर्म उतना कठिन नहीं है
जितना मैं कहूं कि किसी दूसरे काम के साथ एक इंजीनियर अगर आलोचना कर्म करे जिसको ज्यादा समय फील्ड में देना पड़ता है, एक प्रशासनिक अधिकारी करे तो उसकी मजबूरी अलग होती है। मेरे लिए एक अध्यापक रहते हुए ये बड़े सुख की बात है। और सर देखा जाए सामान्यतः हिंदी महाविद्यालयों में या हिंदी स्कूल स्तर पे भी देखते हैं तो हिंदी हिंदी पढ़ाने वाले शिक्षकों की को एक एक्स्ट्रा सर करिकुलम एक्टिविटीज भी सर वही संचालित करते हैं विद्यालय की, अधिकतर जगह मैंने देखा है। तो बिल्कुल सर बिल्कुल बिल्कुल। आपको सर मंच संचालन का और इनका भी काफी मौका मिला होगा। आशीष, ये तो इतना किया है मैंने और इतना एंजॉय किया है, इतना मजा आया है। एक तो ये सही बात है कि कॉलेज में, और मैं तो बड़े शहरों के कॉलेजेस में नहीं रहा, छोटे कस्बों के कॉलेजेस में ही रहा हूं। तो वहां हिंदी का जो अध्यापक है वो सारे मर्जों की दवा होता है। बिल्कुल सर। कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम करना है तो हिंदी वाला प्राध्यापक कर देगा, कॉलेज में कोई मैगजीन निकालनी है वो हिंदी वाला निकाल देगा, मंच संचालन करना है कॉलेज में ही नहीं, कॉलेज के बाहर शहर में भी कलेक्टर साहब को अगर कोई जरूरत है तो वो भी हिंदी का अध्यापक ही याद आएगा। और मैंने इसको बोझ नहीं माना, मैंने इसको आनंद माना। मैं सिरोही में कोई 25 साल रहा, छोटा सा एक जिला मुख्यालय है। वहां जिला स्तर के जितने भी समारोह होते थे उन सब का संचालन कोई 15 साल तक मैं और केवल मैं करता रहा हूं, और उससे मैंने बहुत सीखा, आनंद रहा। कॉलेज में न जाने कितने इस तरह के काम जिसको लोग बेगार समझते हैं वो मैंने किए, और उनसे मैं खुद समृद्ध हुआ। तो इस तरह के बहुत सारे काम किए और बड़ा मजा आया। सर वो कैडेंट टीवी पे सर मैंने आपका और शैलेश लोढ़ा जी का इंटरव्यू देखा था सर, बहुत हाँ, रोचक इंटरव्यू था सर उसमें। और सर धन्यवाद। उन्होंने बताया था सर कि कैसे आप जैसे शिक्षकों के द्वारा उनको आप जैसे शिक्षकों ने उनको मंच के लिए तैयार किया। नहीं, ये तो देखो उनका बड़प्पन है, लेकिन वो तो उनकी अपनी प्रतिभा थी जिससे वो आगे बढ़े। ये अलग बात है कि वो जब बाल कवि थे, शायद 11-12 साल की उम्र से मैं उनको देखकर, छोटा कस्बा था ना सिरोही, तो सब लोग एक दूसरे से परिचित थे। उनके पिता से मेरी मैत्री थी, वो उनकी दो बड़ी बहनें मेरी विद्यार्थी रहीं, और जब मैं पढ़ाता था तब शैलेश भी मेरे कॉलेज में विद्यार्थी रहे, हालांकि वो साइंस के विद्यार्थी थे। लेकिन घर आना जाना और वो सब रहा, तो एक कवि के रूप में उनकी विकास यात्रा का मैं बिल्कुल दर्शक रहा हूं, और खूब संवाद उनसे न केवल तब होता था, अब भी उनसे उतना ही संवाद होता है। एक एक आशीष, एक बहुत मजेदार प्रसंग मैं आपको सुनाऊं। मुझे नहीं पता, आपके पास इतना समय नहीं। मैं जालोर कॉलेज में प्रिंसिपल था। जालोर भी आप जानते हैं एक छोटा सा कस्बा है। तो वहां एक बिल्कुल विद्यार्थी को कविता लिखने का शौक हुआ, और उसको लगा कि ये सर तो हिंदी के हैं। वो मेरे पास अपनी एक आध कविता लेकर आया। मैंने जैसा विद्यार्थी को प्रोत्साहित करना चाहिए उसको प्रोत्साहित किया, बहुत अच्छा है बेटा, तुमने बहुत अच्छा लिखा है, तुम और लिखो तो मुझे बताना। और उसके बाद आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं जब तक वहां रहा वो उसको ऐसा विश्वास मुझ पर हुआ कि जब उसका मन करता वो, मैं आई कम इन सर, आओगे सर, ये मैंने नई कविता लिखी है। तो ये इसे मैं आज अपनी बिल्कुल उपलब्धि के रूप में याद कर रहा हूं कि मैं प्रिंसिपल होकर भी अपने एक सामान्य विद्यार्थी के मन में ये विश्वास जगा सका कि मैं अपना लिखा हुआ इनको बता सकता हूं। मैं कितना उसको सहयोग कर यही सका सर। ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ये एक अच्छी बात थी कि विद्यार्थी के मन में मेरे लिए ये विश्वास जगा कि वो अपनी कविता मुझसे शेयर करे। बिल्कुल सर, यही एक शिक्षक होने का हासिल भी था सर आपको। बिल्कुल। सर जब आप पढ़ते थे मतलब 1967 1963 के आसपास, तब सर जी। हिंदी का स्वरूप अलग था सर। आज वर्तमान हिंदी का जो परिदृश्य है सर बिल्कुल बदल गया है सर। आज सर रोजगार भी हिंदी हिंदी के जरिए इतने सहज उपलब्ध नहीं है जितने उस जमाने में हुआ करते थे। आशीष, मैं आपकी बात से एकदम असहमत, एकदम। मेरे जमाने में हिंदी में रोजगार बहुत कम थे। ये अलग बात है कि उस वक्त पढ़ने वालों की संख्या भी कम थी। 1967 से 2022 तक शिक्षा का जो विकास, विस्तार और प्रसार हुआ है, आप उसको मत भूलिए।
उस जमाने में बिल्कुल कितने कम कॉलेजेस थे, कितनी कम यूनिवर्सिटीज थी। पूरे राजस्थान में जितनी यूनिवर्सिटीज थी, उतनी से ज्यादा यूनिवर्सिटीज तो आज अकेले जयपुर में है। जब मैं प्रशासन में था, मैं जॉइंट डायरेक्टर कॉलेज एजुकेशन रहा हूं, जो राजस्थान की उच्च शिक्षा को देखता है। 2003 में जब मैं रिटायर हुआ, तब राजस्थान में 135 कॉलेज थे। आज राजस्थान में कोई लगभग 500 कॉलेजेस हैं। तो अब आप सोचिए इनसे कितने विद्यार्थी निकल रहे हैं। सारे विषयों के निकल रहे हैं, लेकिन हिंदी के विद्यार्थियों की संख्या भी बढ़ी है, ठीक है ना। तो एक तो आज संख्या बढ़ी, लेकिन आज हिंदी के रोजगार का बाजार जितना बड़ा है, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप केवल रोजगार को इस रूप में मत देखिए कि आपने एमए हिंदी कर ली या पीएचडी कर ली तो आप हिंदी के प्रोफेसर बन जाएंगे। वो तो रोजगार का एक छोटा सा हिस्सा है। आज जो बिल्कुल मीडिया का प्रसार हुआ है, आप उसको मत भूलिए। कितने सारे अखबार, कितने सारे चैनल्स, कितने सारे प्रकाशन गृह, इन सबको हिंदी वालों की जरूरत है। रेडियो पर, टेलीविजन पर, अखबारों में, न्यूज चैनल्स पर अलग से कंटेंट लिखने वाले लोग, वेबसाइट्स, इन सबको हिंदी वालों की जरूरत होती है। और ये सब काम हिंदी वाले कर रहे हैं। आज आप देखिए ना, हॉलीवुड की कोई नई फिल्म रिलीज होती है, उसके साथ ही उसका हिंदी में डब किया हुआ संस्करण भी आ जाता है। वो हिंदी में डबिंग कौन करता है? आज हैरी पॉटर का कोई उपन्यास वहां छपता है और वो हमारे यहाँ तुरंत आ जाता है। उस उपन्यास का हिंदी अनुवाद कौन कर रहा है? हिंदी वाला कर रहा है। बिल्कुल लेकिन थोड़ी सी आज और हर क्षेत्र में हो रहा है आशीष, ये कि आपकी दक्षता के रूप बदल जाते हैं। एक दूसरा उदाहरण मैं बिल्कुल आपको दूं। देखो, जब नया नया हमारे यहाँ ये एसटीडी वगैरह आया था ना, कितने लोगों ने एसटीडी बूथ बिल्कुल खोले थे और कितनी कमाई उन लोगों ने की। अब अगर आप एसटीडी की ही दक्षता लेकर बैठे तो आज तो आपको कोई रोजगार है ही नहीं, क्योंकि हर एक के पास मोबाइल हो गया है। फिर मोबाइल सिम बिल्कुल बेचने का धंधा लोग करने लगे और मोबाइल रिचार्ज करने का धंधा करने लगे। अब मोबाइल रिचार्ज भी ऑटोमेटिकली हो जाता है। लेकिन काम बिल्कुल। तो लोगों को मिल रहा है, काम के स्वरूप बदल जाते हैं। अब अगर आप ये हाँ, सोचें कि व्यवसायिक संरचना स्वरूप पड़ गया, बदल गया। मैं सूरदास और तुलसीदास को पढ़कर ही रोजगार पाना चाहूं, तो वो तो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप अच्छी हिंदी जानते हैं, अगर आप हिंदी के अलावा एक आध भाषा और, चाहे वो अंग्रेजी हो या आपकी क्षेत्रीय भाषा हो, वो जानते हैं, तो मुझे लगता है आज आपके लिए इतना रोजगार है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बिल्कुल जी। ये सर, दूसरी बात, जैसे आप विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के लिए राष्ट्रदूत में तो आपका साप्ताहिक सोमवार को टिप्पणी लेख आता है। तो सर, मतलब जब आप एक लेख लिखते हैं सर, तो किन किन आप किन आपके क्या मानक होते हैं सर कि हम उस लेख को किस तरह सर परिपूर्ण बनाएं, मतलब एक उसे आलोचक दृष्टि भी दे, साथ साथ उसे एक न्यूट्रल वे में भी रखें सर। तो ये भी सर एक जटिल प्रक्रिया है सर। बिल्कुल। देखिए, राष्ट्रदूत राजस्थान का एक बहुत पुराना अखबार है और कुछ संयोग ही रहा कि मैं उससे जुड़ा। और अब मुझे खुद आश्चर्य होता है कि 6 साल मुझे हो गए हैं। वहां हर सप्ताह मेरा अतिथि संपादकीय छपता है। कोई 350 अतिथि संपादकीय वहां छप चुके हैं। एक भी सोमवार अगर छुट्टी हो उस दिन तो बात अलग है, अन्यथा इन 6 सालों में मैंने मिस नहीं किया है। अब ये सब करने के दौरान वो आपने सुना ना, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। तो मैं भी ठीक ठाक हो गया हूं। मैं भी थोड़ा सा मुझ में कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं लिख सकता हूं। मेरा क्षेत्र तो साहित्य आलोचना है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से आशीष मुझे ये लग रहा था कि साहित्य आलोचना से भी ज्यादा जरूरी है कि समाज से सीधा संवाद किया जाए। जो आपके सरोकार हैं उन पर बात की जाए। साहित्य भी यही करता है, लेकिन साहित्य बड़ा घुमा फिरा कर करता है। तो मैं क्यों ना डायरेक्ट बात करूं, और मुझे ये एक मंच मिला। अब यहां दो तीन चीजें आपने कही। एक, समकालीन मुद्दा क्या है, आज की बड़ी समस्या क्या है, आज क्या चीज लोगों को जाननी चाहिए,
आपका ये दायित्व हो जाता है अगर आप लिखते हैं तो। दूसरा, अगर किसी चीज को आप लिख रहे हैं तो आपका दृष्टिकोण एकांगी नहीं होना चाहिए। आप सभी कोणों से उसको देखें और अपने पाठकों को दिखाएं। लेकिन यहां आपने एक शब्द भी काम में लिया था, कुछ तटस्थता या ऐसा कुछ है ना, क्या शब्द था आपने? संतुलित या तटस्थता आप कुछ कह रहे थे। मैं मानता हूं तटस्थता जैसी कोई चीज नहीं होती है, और मैं अपने आप को तटस्थ बिल्कुल नहीं मानता हूं। मैं एकदम पक्ष लेता हूं, अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा मैं कहता हूं। तटस्थ होने का मतलब तो ये है कि कुछ भी है तो मेरा कोई पक्ष नहीं है, ऐसा नहीं है। मुझे जो खराब लगता है मैं उसको खराब कहता हूं, लेकिन अगर उसमें कुछ अच्छा है तो मैं उस अच्छाई की भी बात करता हूं। एक दूसरा, मेरी कोशिश ये होती है कि मुझे जो कहना है मैं उसमें कटुता न आने दूं, कड़वाहट न आने दूं। मैं अपनी बात कहूं, मैं आपकी आलोचना भी करूं लेकिन शालीनता से करूं। तो ये सारी चीजें यही तो सर आलोचना का सौंदर्य है सर। हाँ, आलोचना का भी और अपनी बात कहने का भी। अगर हम पढ़े लिखे लोग भी शालीनता से बात नहीं करेंगे तो फिर आप किससे उम्मीद करेंगे? गाली देना बहुत आसान है, लेकिन अपनी नाराजगी को शालीनता से व्यक्त करना, उसमें थोड़ा सा प्रयत्न करना पड़ता है, और वो प्रयत्न करता हूं। तीसरी बात, मैं तथ्यों के प्रति सावधान रहता हूं कि मैं जो तथ्य वहां रखूं उनको मैं क्रॉस चेक कर लूं। और अब वो बहुत आसान हो गया है, आपके पास इंटरनेट की सुविधा है तो आप चीजों को जांच परख सकते हैं, वो मैं करता हूं। और अंतिम बात उसमें यह है कि मैं भाषा की दृष्टि से बहुत सावधानी बरतता हूं। मैं आपको बताऊं कि इतने साल मुझे लिखते हुए हो गए, लेकिन अब भी अपने लिखे को मैं 3 या 4 बार बार तराशता हूं। आप जब राष्ट्रदूत की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊं, सोमवार को मेरा स्तंभ छपता है, मैं शनिवार को सुबह 10-11 बजे उनको मेल करता हूं, और जो शनिवार को मैं मेल कर रहा हूं उसे मैं शुक्रवार को सुबह 10 बजे तक लिख लेता हूं। और शुक्रवार को 10 बजे लिखने से शनिवार को 11 बजे तक मेल करने के बीच 4 या 5 बार में उसको रिवाइज करता हूं, उसके वाक्यों को ठीक करता हूं, उसकी भाषा को दुरुस्त करता हूं, और हर बार मुझे 4, 5, 6 चीजें बदलने की जरूरत पड़ती है। ये कोशिश मैं करता हूं। जी। सर जैसे एक एक टिप्पणीकार के लिए सर सबसे बड़ी जटिलता होती है सर भूमिका बांधना। हाँ। तो सर इसके लिए सर जैसे मान लीजिए आज स्टेट पीसीएस है या फिर यूपीएससी में देखा जाए तो निबंध का सर एक बहुत बड़ा रोल है सर। हाँ। तो सर आपकी जो टिप्पणी है, आपकी आलोचना है, उससे सर हम काफी कुछ सीख भी सकते हैं सर, क्योंकि एक्चुअली अभी मैं भी फिलहाल पीसीएस की तैयारी कर रहा था, तो जी, आने वाले स्तंभों से भी सर हम कुछ जानकारी जुटा लेते हैं। बिल्कुल। तो आप सर यहाँ दो हम दो बातें कर उम्मीद। रहे हैं आशीष। एक तो जानकारी जुटाने वाली बात, और दूसरा उसको प्रस्तुत करने वाली बात। बिल्कुल जानकारी तो बिल्कुल। हम सब लोग पर्याप्त रखते हैं और उसको लगातार समृद्ध करते रहते हैं। बात यह है कि मेरा सर आप उसको मूल प्रयोग सवाल कैसे करते प्रस्तुतिकरण पे है सर। हैं। हाँ, मैं समझ गया। प्रस्तुतिकरण पे है कि हम। हाँ। तो देखो, सबसे बड़ी बात यह होती है कि आपको उस टाइम फ्रेम का ध्यान रखना है जिसमें आपको अपनी बात कहनी है। मान लीजिए, पहले मैं अपनी बात से शुरू करूं। मैं जानता हूं कि मुझे राष्ट्रदूत में अपना जो स्तंभ लिखना है वो लगभग 1400 शब्दों का लिखना है। ये मेरी एक सीमा है जो मैंने तय कर रखी है। उनकी तरफ से कोई आग्रह नहीं है, लेकिन मैं लगभग 1400 शब्दों में अपना संपादकीय लिखता हूं। तो अब मेरा प्रयत्न ये रहता है कि मैं 100-150 शब्दों में प्रासंगिक बात करके सीधे अपने विषय पर आ जाऊं। ऐसा ना हो कि मैं 600 शब्दों तक तो भूमिका बांधता रहूं और फिर विषय पर आऊं। तो एक तो मेरा पाठक परेशान होगा, उसका समय नष्ट होगा, और हो सकता है वो इंटरेस्ट भी लूज कर दे, वो पढ़े ही नहीं। बिल्कुल। अब इसी बात को मैं एक विद्यार्थी के रूप में, आप जो तैयारी कर रहे हैं या आप मान लीजिए किसी इंटरव्यू को फेस कर रहे हैं, तो आप अगर लंबी भूमिका बनाएंगे तो आपका जो इंटरव्यू वाला जो एक्सपर्ट्स का पैनल है वो कहेगा भैया बहुत हो गया। वो आपकी लंबी बात नहीं बिल्कुल सुनेगा, वो आपसे भूमिका नहीं चाहेगा, वो चाहेगा कम टू द पॉइंट। बिल्कुल। वहां आपके पास और कम समय है, मेरे पास तो 1400 शब्द हैं, आपके पास तो शायद 200 शब्द ही होते हैं। तो अब 200 शब्दों में कितनी बिल्कुल बड़ी भूमिका बताएंगे आप? तो ये सही बात। ये हम लोग जब किसी सभा में बोलते हैं तब भी देखने की बात होती है।
अब सभा में आप बोल रहे हैं तो आपको सबसे पहला काम क्या करना होता है? ऑडियंस को अपने काबू में करना होता है। उसके लिए आप थोड़ी सी भूमिका बनाते हैं और अपन लोगों ने भी भूमिका बनाई। आपने जरा सा मेरा परिचय दिया, मैंने भी थोड़ा सा आपके प्रति आभार व्यक्त किया, ये हमारी भूमिका थी और हम लोग विषय पर आ गए। तो ये आपको ये देखना होता है कि हमारे डिस्पोजल पर कितना समय है, उसमें हम भूमिका के लिए कितना समय है। जी सर, मेरा अगला प्रश्न अभी हाल ही में ही रेत समाधि को की लेखिका गीता श्री जी को बुकर प्राइज मिला है। ये ये पुरस्कार सर साथ ही साथ हिंदी भाषा क्षेत्र में एक नई संभावनाएं भी खोलता है। तो इसको लेकर सर आपकी क्या राय है? आशीष, एक तो दो तीन चीजें आप मुझे माफ करेंगे। पुरस्कार गीतांजलि श्री को मिला है। गीता हाँ, श्री एक गीतांजलि श्री अलग को, लेखिका सॉरी है। संयोग संयोग सॉरी से सर, गीता सॉरी श्री सर। भी एक लेखिका है। नहीं नहीं, हाँ मैं हाँ, आपके बिल्कुल लिए सर। नहीं बल्कि मैं हमारे दर्शकों के लिए यह बात कह रहा हूं कि गीता श्री, और बहुत जगह ये घपला हो गया है कि गीता श्री और गीतांजलि श्री को एक मान लिया गया है। और बिल्कुल संयोग ये कि दोनों ही कथाकार हैं और दोनों ही हिंदी के कथाकार हैं। तो गीतांजलि श्री के उपन्यास रेत समाधि के अंग्रेजी अनुवाद को इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। पूरा वाक्य ये बनता है। मैं यहां ये बताऊं कि बुकर प्राइज के दो संस्करण हैं। एक बुकर प्राइज है जो जून में या एक मान जुलाई लो। में मिलने वाला है और वो मूल अंग्रेजी में लिखित पुस्तक को दिया जाता है, बुकर प्राइज। और ये जो गीतांजलि श्री को मिला है वो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है, जो मूल किसी भी भाषा में लिखी हुई किताब के अंग्रेजी अनुवाद को, जिसका कि प्रकाशन यूके या आयरलैंड में हुआ हो, उसको दिया जाता है। तो ये गीतांजलि श्री के हिंदी उपन्यास के अंग्रेजी अनुवाद को मिला हुआ पुरस्कार है। ठीक है। अब यहां दो तीन बातें आती है। एक तो पुरस्कार अनुवाद को है, लेकिन अनुवाद आखिर किसी कृति का तो होगा ना, और वो कृति हिंदी की है। तो हम लोग हिंदी वाले और भारत वाले और दक्षिण एशिया वाले इस बात पर गर्वित हैं कि पहली बार हमारे क्षेत्र की कोई पुस्तक पुरस्कृत हुई है। मैं याद दिला दूं कि बुकर प्राइज कई भारतीय लेखकों को मिल चुका है। अरुंधति रॉय को मिल चुका है, खान रुश्दी को मिल चुका है और दो तीन लोगों को मिल चुका है। लेकिन वो पुरस्कार उनकी मूल पुस्तकों पर था, क्योंकि वो बुकर प्राइज था और ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज है। तो ये इस श्रेणी में मिलने उस पुरस्कार को वाला। सर उस पुरस्कार को सर शायद मान बुकर कहते हैं, जहां तक मुझे नहीं, याद है। मैन बुकर जो है ना, पहले बीच में मैन एक ग्रुप है जो प्रायोजक था उसका, कुछ समय तक रहा, तब वो मैन बुकर रहा था। फिर वो प्रायोजक हट गया तो वो मैन उससे हट गया, तो वो तो प्रायोजक का नाम था। वो बीच का एक प्रसंग था। ये कल जो मेरा संपादकीय आएगा वो इसी पर है। अगर आपकी रुचि हो तो आप पढ़िएगा, उसमें ये सारी बातें मैंने विस्तार से स्पष्ट। तो अब एक हिंदी की किताब चाहे अनुवाद में ही सही पुरस्कृत हुई है। और आप याद कीजिए, गीतांजलि गीतांजलि मूलतः तो बांग्ला की किताब थी, उसके भी अनुवाद को ही नोबेल पुरस्कार मिला था। लेकिन उससे गीतांजलि अंतर्राष्ट्रीय फलक पर प्रतिष्ठित हुई, उसकी चर्चा हुई। तो चाहे अनुवाद से ही सही, हमारी कृति अगर दुनिया भर में चर्चित हो रही है तो अंततः हिंदी साहित्य की तरफ भी लोगों का ध्यान जा रहा है। ये अच्छी बात है। और एक बात और है आशीष, ये सारे पुरस्कार अंततः व्यवसाय से जुड़े हुए पुरस्कार होते हैं। इस पुरस्कार के पीछे भी जो एक पब्लिकेशन लॉबी है वो है, उनकी रुचि अपनी किताब बेचने में होती है। मैं इसको इस रूप में देखता हूं कि आप अपनी किताब बेचने में रुचि ले रहे हैं, लेकिन आप किताब मेरी बेच रहे हो ना। तो अगर एक हिंदी की किताब वो अंग्रेजी अनुवाद के रूप में भी अगर लोगों के द्वारा पढ़ी जा रही है तो मेरे लिए तो खुशी की बात है। मैंने भी तो दुनिया का बहुत सारा साहित्य अनुवाद के माध्यम से पढ़ा है। मैंने शेक्सपियर को अनुवाद से पढ़ा है, मैंने विमल मित्र को अनुवाद से पढ़ा है, मैंने शरद चंद्र को अनुवाद से पढ़ा है, मैंने और न जाने कितने सारे लेखकों को, रूसी लेखकों को अनुवाद से पढ़ा है, चेखव को अनुवाद से पढ़ा है। तो इसी तरह अगर गीतांजलि श्री को भी उनके अनुवाद से दुनिया के लोग पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए तो खुशी की बात है।
और सर ये नए लेखकों को प्रेरित करता है कि वो हिंदी में लिखें, हिंदी का पठन पाठन करें। बिल्कुल। अंततः देखो इन सब चीजों का धीरे धीरे असर होता है। अगर एक पुरस्कार मिलता है तो बहुत सारे लोगों की आकांक्षाएं भी जागती हैं। 50 लाख पाउंड का पुरस्कार अगर मिल रहा है, जिसमें जो 25 लाख पाउंड लेखिका को मिलेंगे, 25 लाख अनुवादिका को मिलेंगे, तो एक आपका ध्यान जाता है। और वो पुरस्कार की लालसा किसमें नहीं होती है। मुझे भी लगता है अगर मैं एक किताब लिखूंगा तो पता नहीं क्या हो जाए, तो प्रेरणा मिलती है। और उससे बड़ी बात यह आप उसको पढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं, आपका ध्यान जाता है। और एक किताब की तरफ ध्यान जाता है तो आप 20 किताबें पढ़ते हैं। आपका ध्यान गीतांजलि श्री की तरफ जाता है तो आपका ध्यान भारत की महिला रचनाकारों की तरफ जाता महिला है, विमर्श पे भी जाता है, आपके महिला साहित्य की विमर्श तरफ पे जाता जाता है। है। बिल्कुल। तो डीपी सर, जी। हाल फिलहाल में जैसे साहित्यकार होते हैं सर कि कुछ अभी उपन्यास हो, कभी कहानी संग्रह हो, तो सर अभी आपकी अ, रुचि है सर कि एक कुछ किताबें आए सर निकट भविष्य में, उपन्यास या कहानी संग्रह के रूप में सर आप? मेरा लिखा हुआ, हाँ सर। मैं नहीं भाई, मैं क्रिएटिव राइटर नहीं हूं, अब रह ही नहीं गया हूं। तो कहानी उपन्यास में पढ़ता बहुत हूं, लेकिन मैंने कभी कोई उपन्यास नहीं लिखा। दो चार पांच कहानियां अपने शुरुआती काल में लिखी थी, लेकिन बाद में मैंने नहीं लिखी, तो उसकी तो कोई संभावना मुझे नहीं लगती है। अभी अभी फिलहाल नहीं है सर, बाकी बाकी हो सकता है आगे हो। देखो, नहीं सर, बिगड़ने आप में क्या लिखेंगे देर तो है। हम जैसों को भी सर काफी प्रेरित करेगा सर। मुझे ये लगता है कि इतना सारा और इतना अच्छा लिखा जा रहा है, और मेरे नहीं लिखने का एक बड़ा कारण है भी यही कि मुझे पढ़ने से ही फुर्सत नहीं मिलती है। एक किताब पढ़ता हूं तो चार किताबें प्रतीक्षा में मुझे टेबल पर सामने रखी हुई नजर आती है, और मुझे लगता है कि पहले इनको पढ़ लूं। और कोई मुझे इस बात को लेकर कोई शर्म और अफसोस भी नहीं है। मैं बहुत पढ़ रहा हूं, मैं नहीं लिख रहा हूं, कोई बात नहीं, इतने लोगों ने लिखा है, मैं तो उसको पढ़कर ही आनंदित होता है। लेकिन लिखना चाहिए। सर मैं नहीं आप, लिख रहा हूँ, आप बिल्कुल लोग लिख रहे हैं। आपने सर, हाँ बिल्कुल सर, आपने अभी कुछ प्रसंग सुनाए सर, कुछ कोई ऐसा प्रसंग जिसने सर आप में काफी तब्दीली ला दी हो, एक शिक्षक के रूप में, एक साहित्यकार के रूप में, वो बताना चाहेंगे? शिक्षक के रूप में तो मुझे लगता है कि देखो, हर रोज हम लोगों ने कुछ न कुछ सीखा है। हर विद्यार्थी बिल्कुल। आपको कुछ न कुछ सिखा जाता है। एक छोटा सा मजेदार प्रसंग मैं आपको सुनाऊं, ये मेरी नौकरी के शुरुआती दिनों का प्रसंग है। मैं गवर्नमेंट कॉलेज चित्तौड़ में लेक्चरर था, और किसी बात पर मैंने किसी विद्यार्थी को कहा कि प्लीज आप क्लास से चले जाइए। वो नहीं गया। बिल्कुल। मैं, आप भी जानते हैं, मैं थोड़ा सा सॉफ्ट स्पोकन हूं, मुलायमियत से बात करता हूं। तो मैंने उसको प्लीज करके कहा। मैं जब क्लास से निकला तो एक विद्यार्थी मेरे पीछे पीछे आया कि सर ऐसे कोई नहीं समझेगा, आप यूं प्लीज प्लीज करेंगे तो कोई आपको नहीं सुनेगा, आप जरा जोर से कहिए यू गेट आउट। अब वो विद्यार्थी, और मेरी 2-3 साल की नौकरी है, और वो मेरे को सिखा रहा है, और वो मुझे सिखा गया। तो मुझे लगा कि कभी अपनी बात को जोर से भी कहना जरूरी होता है। हालांकि मैं एक अध्यापक के रूप में मेरा तौर तरीका, रवैया बिल्कुल अलग तरह का रहा। मुझे कभी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि मेरी क्लास में कोई लेट आ रहा है, कोई उठकर जा रहा है। हाँ, बस डिस्टर्ब न करें आप। तो मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। अटेंडेंस वगैरह को लेकर मैं बहुत ज्यादा रिजिड नहीं रहा। ठीक है, आप आ गए, अटेंडेंस लगा देंगे, कल लगा देंगे। तो मुझे इस तरह की कोई नौबत नहीं आई। अनुशासन की कोई समस्या से मुझे नहीं जूझना पड़ा। लेकिन मुझे ये समझ में जरूर आया कि हाँ, आपको कभी कभी कठोर भी हो जाना चाहिए। बनना और बनना साहित्य में तो मुझे बराबर, जब मैं और लोगों को पढ़ता हूँ, आपने नामवर जी को याद किया, राजेंद्र यादव को याद करता हूँ, मन्नू भंडारी जी को याद करता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये सब आपको रोज कुछ न कुछ सिखाते हैं। बिल्कुल सर। जैसे सर आपका बंटी जैसी रचनाएं सर, मतलब एक मन को द्रवित कर देती है।
बिल्कुल। अब आप देखो, आपका बंटी आप पढ़ते हैं और उसके बाद आप महाभोज पढ़ते हैं, तो आपको ये भी लगता है कि एक लेखक की रेंज कितनी बड़ी होती है और कैसे रेंज कितनी आपका व्यापक है। बंटी लिखने वाली ही महाभोज भी लिख देती है। महाभोज लिख रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये बात जैसे तो सर ये सीखने की बात है। जैसे सर भारती जी। धर्मवीर भारती जी का गुनाहों का देवता पढ़ते वक्त हमेशा लगता है कि कुछ नया ही पढ़ रहे हैं। मैं कम से कम बिल्कुल। 7-8 बार पढ़ चुका हूँ सर। उसे पढ़ते वक्त एक अलग से निश्चिंतता आती है सर। अब आशीष, आपने जब उस उपन्यास का जिक्र कर दिया तो एक छोटी सी बात कहूं, आप इसको अन्यथा बिल्कुल मत कहिए। लीजिएगा। गुनाहों का देवता बिल्कुल। मेरा बहुत प्रिय उपन्यास था जब मैं लगभग आपकी उम्र का था। और हम लोग तो देखो बड़े गरीब लोग रहे हैं। उस वक्त शायद वो उपन्यास 5 रुपए का आता था और 5 रुपया किसी किताब के लिए खर्च करना बहुत मुश्किल होता था। आपको मालूम है मेरी पहली तनख्वाह लेक्चरर के रूप में कितनी थी? आप हंसेंगे। 395 रुपया प्रति माह मुझे राजस्थान सरकार से मिलता, प्राइवेट कॉलेज का नहीं। 1967 में ये तनख्वाह थी, 395 रुपया प्रति माह। 285 रुपया मूल वेतन, 110 रुपया महंगाई भत्ता। तो 5 रुपए का उपन्यास उस वक्त बहुत बड़ी चीज लगता था। लेकिन मैंने शायद 7 या 8 बार ये उपन्यास खरीदा, कोई ले गया पढ़ने, नहीं लौटाया, और मुझे लगा कि ये उपन्यास तो मेरे पास होना चाहिए। इतना प्रिय ये उपन्यास मुझे था, अब भी मेरे पास है। बिल्कुल। लेकिन आज अगर कोई आए और मेरी कनपटी पर रिवॉल्वर रखे और कहे कि आप इसको पूरा पढ़ लीजिए, मैं मर जाना पसंद करूंगा, उसको मैं पढ़ूंगा नहीं। नहीं पढ़ सकता मैं उसको। मेरी रुचि इतनी बदल गई है कि अब वो उपन्यास मुझे बिल्कुल भी। तो ये हम लोग एक पाठक के रूप में विकसित होते हैं, बदलते हैं। आज जो चीज आपको अच्छी लग रही है, जरूरी नहीं कल वो चीज अच्छी लगे। और इसका उल्टा भी होता है कि आज जो चीज आपको पसंद नहीं आई है, कल आप एकदम उसके मुरीद बन जाएं, आप उसके प्रशंसक बन जाएं। और ये बदलाव बिल्कुल आना सर। चाहिए। चाहिए, अगर यही नहीं तो आएगा विकसित तो आप करता है। पत्थर हो। विकास तो यही है ना, बिल्कुल। वरना तो आप पत्थर विकास। हैं, फिर आप बदला क्या? बिल्कुल। डीपी सर, आप जब पढ़ते थे और जब आपने पठन पाठन किया, तो मैं चाहता हूँ कुछ 5 ऐसे लेखकों या किताबों के नाम बताइए आप, जो आपको अत्यंत प्रिय है। ये आपने बड़ा एक ऐसा मुश्किल में डालने वाला सवाल किया है। 5 लेखक या 5 किताबें? कुछ भी बता दीजिए दोनों में से। ठीक है। मैं बिल्कुल आकस्मिक रूप से, और इसमें कोई क्रम नहीं है, एकदम से जो मुझे याद आ रहे हैं मैं उनके नाम ले रहा हूं। मुझे राजेंद्र यादव बहुत पसंद रहे हैं। एक कथाकार के रूप में मुझे हमेशा वो सम्मोहित करते रहे। उनका सारा आकाश मैंने कई वर्ष पढ़ाया भी है, मुझे बहुत अच्छा लगा। उनकी एक कहानी टूटना मुझे बहुत पसंद है, अब भी मुझे टूटना बहुत। टूटना, वो तो सर टूटना। अभी पीसीएस पीसीएस या यूपीएससी के सर हिंदी के सिलेबस में है सर वो टूटना। अच्छा अच्छा, अद्भुत कहानी है वो। अद्भुत दूसरा कहानी है सर। दूसरा नाम मैं लेना चाहूंगा मनोहर श्याम जोशी का। मनोहर श्याम जोशी की लेखन की हिंदी में उतनी चर्चा नहीं हुई जितनी चर्चा की वो पात्र थे। लेकिन हिंदी भाषा को जिस तरह से वो बरतते हैं, वो शायद विलक्षण है। उस तरह से कोई नहीं है। आप उनका कसब पढ़ लें, आप उनका कुरु कुरु स्वाहा पढ़ लें, आप उनका हमजात पढ़ लें, आप उनका क्याप पढ़ लें, आप उनका हरिया हरक्यूलिस की हैरानी पढ़ लें। हर उपन्यास में वो अलग तरह से लिखते हैं। और जो आदमी ये कर रहा है वही हम लोग और बुनियाद जैसा धारावाहिक भी लिख रहा है। बुनियाद आप जानते हैं भारत का पहला सिटकॉम था। हाँ, हम लोग, बिल्कुल। उसके बाद बुनियाद आया। और वो जो जो सोप ओपेरा है भारत में शुरुआत करने वाले, उसके वही थे, मनोहर श्याम जोशी। आप उनका कुरुकुरु स्वाहा मेरे को आज भी इतना पसंद है, जब मन करता है मैं उसको निकाल कर पढ़ना शुरू कर देता हूं, और कहीं से पढ़ना शुरू करता हूं, एक पेज पढ़ता हूं और मुझे मजा आ जाता है। तो मनोहर श्याम जोशी भाषा के लिए। और मनोहर श्याम जोशी की एक किताब मुझे इतनी पसंद है, बातों बातों में। ये इंटरव्यूज की बातों बातों। किताब, बिल्कुल। गजब के इंटरव्यू हैं। और वो किताब अगर आप अपने इस चैनल को आगे चलाएं
और आप इंटरव्यू करना चाहें तो आप उस किताब को जरूर पढ़िए। इंटरव्यू कैसे किया जाता है ये वो किताब आपको सिखाती है। उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी से इंटरव्यू है, नागार्जुन से इंटरव्यू है, सैम मानेकशॉ से इंटरव्यू है। अरे क्या गजब किताब है। तो मैं उसको याद करना चाहूंगा। एक लेखक थे जिनसे मेरी आत्मीयता बहुत ज्यादा रही, स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश हिंदी के बहुत बड़े कथाकार थे, लेकिन हम लोग तो जैसे एक परिवार के सदस्य रहे और उनको एक कहानीकार के रूप में विकसित होते हुए भी मैंने देखा। और मैं बहुत संकोच से कहूं कि उनके जीवन में और उनके विकास में थोड़ा सा योगदान मेरा एक दोस्त के रूप में भी रहा। इस बात का उल्लेख उन्होंने बहुत बढ़िया तरह से, जैसे एक कथाकार कर सकता है, अपनी किताब धूप में नंगे पांव में किया भी है। लेकिन गद्य कैसा होता है और कैसे अपनी बात आहिस्ता से कह दी जाए, ये स्वयं प्रकाश से सीखा जाना चाहिए। गजब के कथाकार और दुनिया भर की जानकारी रखने वाले। कोरोना काल में उनको भी हम लोगों ने खो दिया, लेकिन वो भी मेरे बहुत प्रिय कथाकार। प्रभाष जोशी मुझे बहुत अपील करते हैं पत्रकार के रूप में। जनसत्ता के वे संपादक थे और उन्होंने बहुत बढ़िया चीजें लिखी। एक नई लड़की अनुराधा बेनीवाल, साहित्य की दुनिया में उनका कोई नाम लोग नहीं है, लेकिन आजादी मेरा लोग जो ब्रांड मुझ में रह गए। हाँ, वो नई किताब लोग मुझ उनकी में रह आने गए। वाली है। हाँ, हाँ। लेकिन वो तो आने वाली है। शायद मेरी किताब की प्रति भी रवाना हो गई, अमेजोन से सूचना मिली है। लेकिन उनकी किताब आई थी आजादी मेरा ब्रांड। गजब की किताब है, यात्रा वृतांत। तो ये कुछ नाम अचानक याद आ गए। ये तो और सर ऐसा नए काम है। लेखकों में सर, तो अनुराधा नए तो लेखकों बिल्कुल में नहीं है। अनुराधा तो एकदम नहीं है, नहीं दूसरी किताब है। नहीं, इनके अलावा सर। इनके अलावा देखो एकदम से कोई नाम याद नहीं आ रहा है। आप नाम लें तो आ, बात करें। नए लेखकों में सर, हाल फिलहाल तो हिंदी में ये, अभी तो सर हिंदी में जैसे सुशोभित है, वो काफी अच्छा लिखते हैं, वरुण सुशोभित की कुमार झा गांधी है। वाली किताब में पढ़ रहा हूं। सुशोभित की दो किताबें मेरे पास हैं। एक गांधीवादी, गांधी पर, गांधी की सुंदरता या इस तरह का कुछ टाइटल है। और गांधी एक की फिल्मी सुंदरता गीतों बिल्कुल। पर है ना, और एक फिल्मी गीतों पर उनकी हम्म, किताब है। वो मुझे बड़ी अच्छी लग रही है। और हाँ, जब ये बात कर रहे हैं तो एक मैं अलग अलग चीजें पढ़ता हूँ। ये किताब मेरे टेबल पर पड़ी हुई है। ये विजय वर्मा जी की किताब अभी आई है। विजय वर्मा जी आप जानते हैं, एक बड़े सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं। अभी शायद 87 ईयर्स इनकी उनकी उम्र है अभी। जवाहर कला केंद्र जयपुर में उन्हीं की परिकल्पना है। उन्होंने हिंदी फिल्म संगीत पर यह किताब लिखी है। वैसे हिंदी फिल्म संगीत पर इससे पहले पंकज राग की एक किताब बड़ी चर्चा में रही है, अ, सुरों की सुरों की यात्रा या ऐसे कुछ। लेकिन ये किताब उन सारी किताबों को पीछे छोड़ जाती है। हिंदी फिल्मी गीतों को कोई सीरियसली नहीं लेता है, लेकिन क्या गजब का विश्लेषण वर्मा जी ने किया है। और तीन किताबें अंग्रेजी वाली, युवाल नोआ हरारी की सेपियंस, होमोडेयस और 20वीं शताब्दी के लिए 20 सबक, ये तीन किताबें मुझे लगता है कि हर एक को पढ़नी चाहिए। हिंदी अनुवाद में उपलब्ध हैं ये, और बहुत अच्छी किताबें हैं अपने समय को समझने के लिए। होमोडेयस तो खासतौर से बहुत ही अच्छी किताब है। नया समय कैसा होगा, इस किताब को वो समझाते हैं। जी। और कुछ पूछिए। डीपी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इस आपका अमूल्य समय देने के लिए सर। मुझे बहुत अच्छा लगा आशीष आपसे बात करके, और अपने मन की बात करने के मौके कहाँ मिलते हैं। मन की बात बड़े लोग ही करते हैं, हम छोटे लोगों को भी मन की बात करने का मौका मिल जाए तो इससे अच्छी क्या बात है। बिल्कुल सर। आपने मुझे मौका दिया तो मैं आपका आभारी।
आवाज आ रही है सर आपको? हाँ, आ रही है। हो गई हम लोगों की बातचीत पूरी? डीपी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, समय देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने एक थैंक यू बार सर। दे दिया था धन्यवाद, लेकिन शायद मेरी आवाज नहीं पहुंची। आपने मौका दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा और कुछ हम लोग बड़ी उन्मुक्त बातचीत कर सके। आपका धन्यवाद। बिल्कुल। इसको एंड कर दीजिए आप, ताकि हम लोगों का दिखना बंद हो जाए।